दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं मशहूर कवि, कहानीकार, समीक्षक और इतिहासकार। मैं जितना परिचय मेरे पास है, मैं थोड़ा बहुत जो है वो मेरे पास मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी तो मैं इनसे बात करूंगा। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बातचीत के मंच पर। और ये मैं बहुत शुक्रिया अरुण जी। हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय में, क्योंकि मुझे पता है कि आप आजकल बहुत व्यस्त चल रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा अशोक जी के बारे में बता दे रहा हूँ कि अशोक जी ने साहित्यिक अपनी यात्रा जो है वो कविताओं से शुरू की और इनके 2 कविता संग्रह आ चुके हैं अभी तक। एक है लगभग अनामंत्रित और दूसरा है प्रलय में लय जितना। इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं और एक इनका संग्रह जो मैंने भी पढ़ा है वो है कि इस देश में मिलिट्री शासन लगा देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कुछ पुस्तकों का संपादन किया हुआ है। बेदाद इश्क, रुदाद ई शादी की किताब का, मांस प्रेम और स्वप्न, मांस प्रेम और स्वप्न जो पोएट्री का कलेक्शन है, और ये माराम अल मास्त्री का की किताब है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और किताबें लिखी हैं जो जैसे शोषण के अभयारण्य, जो कि जो नई अर्थव्यवस्था जो है वो मतलब वो मंडलीकरण और उसके जो दुष्प्रभाव है उस पर है। ये मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांत, फिर इन्होंने कार्ल मार्क्स का जीवन और विचार, और आईना दर आईना इनका जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, यानी कि साहित्यिक समीक्षाएं इन्होंने लिखी हैं। लेकिन फिर इन्होंने अपनी विधा को रूपांतरित कर लिया इतिहास लेखन में, और इतिहास में इनकी 2 किताबें अब तक आ चुकी हैं। एक तो कश्मीर नामा जो है इतिहास और समकाल, जो कि बहुत मतलब जब वो छपी उसी साल वो बेस्ट सेलर हो गई थी। और दूसरी किताब इनकी है जो है वो कश्मीर और कश्मीरी पंडित। इसके अलावा इन्होंने कुछ ट्रांसलेशन भी किए हैं। आज़ादी की लड़ाई में भारतीय मुसलमान और गोलवरकरवाद एक अध्ययन, 2 किताबें इनकी जो हैं वो ट्रांसलेशन की हैं। अशोक जी, थोड़ा आप बताइए अपने बारे में कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ, थोड़ा संक्षेप में, फिर उसके बाद से हम लोग आगे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में मऊ जिला, पहले तो वो आजमगढ़ के नाम से जाना, आजमगढ़ में था वो, लेकिन अब मऊ जिले में आ गया। वहाँ एक छोटा सा गांव है सुग्गी चौरी, वहां मेरा जन्म हुआ था। पिताजी एक डिग्री कॉलेज में देवरिया में पढ़ाते थे, तो 12वीं तक की पढ़ाई देवरिया में हुई, और गोरखपुर से अर्थशास्त्र में मैंने एमए किया है। बस इतनी सी पढ़ाई है और इतना सा परिचय है। पढ़ाई आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से की है? जी। तो ये बताइए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से
पढ़ाई के दौरान ही आपका लेखन में रुझान हो गया था, या उसके बाद से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपने लिखना शुरू किया? नहीं, देखिए 8वीं 9वीं में आते आते मैंने तय कर लिया था कि मुझे लेखक बनना है। और मेरे समझ में आ गया था, जो पापा लोग और बाकी लोग बातें करते थे, चूंकि पापा प्रोफेसर थे, कि शिक्षण एक ऐसा काम है कि टीचिंग करते हुए आप लेखन कर सकते हो, क्योंकि लेखन से पैसे कम मिलते हैं। ये समझ में ये मतलब बच्चों वाली बुद्धि में मेरे समझ में आ गया। तो मैंने तय किया था कि मैं शिक्षक बनूंगा और लेखन करूंगा। आप थोड़ा हंस सकते हैं इस बात पे कि मेरी जो पहली कविता, बच्चों वाली कविता प्रकाशित हुई थी, वो जब मैं 8वीं में था तब प्रकाशित हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर मैंने कविता लिखी थी। और उसके बाद स्थानीय अखबार में लेख, कविताएं, ये सारा कुछ मेरा प्रकाशित। उस समय छंद में लिखा करता था, छंद सीखा था थोड़ा बहुत, तो गीत और बाकी सब मेरे प्रकाशित हुआ करते थे। और गोरखपुर यूनिवर्सिटी आने के बाद तो फिर ढंग से लिखना शुरू हुआ। और मेरी पहली कविताएं जो छपी थी वो वागर्थ में छपी थी। नए पत्ते या नए कवियों के लिए कोई एक कॉलम आया करता था, तो उसमें श्रोत्री जी थे, प्रभाकर श्रोत्री जी, तो उन्होंने कविताएं छापी थी। और उसके बाद कविताएं और लेख दोनों मेरे छपते रहे। आप पहले एक प्रकाशन से मतलब प्रकाशन आपका एक था जिसके जरिए आपसे मेरा परिचय हुआ था, लेकिन जब मैंने अपनी पांडुलिपि भेजी तो आप शायद उसको मतलब लगभग समेट चुके थे, तो आपने मेरी पांडुलिपि कहीं और ट्रांसफर कर दी, मतलब वहां से फिर वो छपी, मतलब विथ योर रिकमेंडेशंस। तो प्रकाशन का अनुभव क्या था, कैसा रहा आपका? नहीं, मूलतः तो हम लेखक ही थे। किताबें शुरू में जो आई, मतलब प्रकाशन जब शुरू किया तो मेरी 3-4-5 किताबें आ चुकी थी उसके पहले। कुछ दोस्तों ने मिलकर ये शुरू किया था कि हिंदी में एक ऐसा प्रकाशन शुरू किया जाए जो कविता केंद्रित हो और विचार केंद्रित हो। इसीलिए आपने देखा होगा दखल प्रकाशन से ज्यादातर या तो कविता संकलन छपे हैं या वैचारिक किताबें छपी हैं। और था, बाद में समझ में आया कि बिजनेस कर पाना, उसमें जो बिजनेस वाला एस्पेक्ट है वो हमें नहीं आता था, उसकी हमारी ट्रेनिंग नहीं थी। तो बंद तो नहीं है, बीच बीच में एक आध किताबें आती रहती हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे हम उसको नहीं कर रहे हैं। प्रोफेशनल लेवल पे मेरे बस का नहीं है वो कर पाना, क्योंकि जो मार्केटिंग है, बाजार से पैसे वसूलना है, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। पूरा एक वितरण तंत्र बनाना है, ऐसा कोई वितरण तंत्र हिंदी में बना नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू है, जिनको बहुत ज्यादा कमीशन चाहिए होता है। तो फिर आप सस्ती किताबें छाप नहीं पाते हैं। तो अगर सस्ती और अच्छी किताबें हम छाप ना पाए, बेच ना पाए, तो केवल छापने से क्या फायदा। तो ये तय किया गया। और दूसरा ये हुआ कि जब मैंने कश्मीरनामा लिखना शुरू किया तो व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई कि मैं उधर बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा था। तो मुझे बेहतर लगा कि नई पांडुलिपियां ना छापी जाए, कभी कभार कुछ अच्छा मिल जाए तो उसको छाप के प्रमोट किया जाए। अभी आपने शायद मेरे ख्याल से विश्व के चुने हुए कवियों का अनुवाद शायद आपने उज्ज्वल भट्टाचार्य का, उज्ज्वल भट्टाचार्य ने एक, हाँ बिल्कुल, वो हमने छापा है। उसके पहले हमने रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों का एक संकलन छापा था, जिसका सुजाता ने संपादन किया था, और अनुवाद नूर जहीर का था। तो इस तरह से कोई मांस प्रेम स्वप्न जिसकी आपने बात की, मराम अल मसरी की कविताओं का, वो हमने छापा। तो इस तरह से कुछ खास चीजें कभी कभार हमें जो मिल जाती हैं वो हम छाप रहे हैं। जो रेगुलर किताबें हैं वो हम नहीं छाप रहे हैं। तो जैसे कि मतलब आपने अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की, कविता, कहानी, आलोचना और विचारों की भी आपने किताब लिखी, अनुवाद आपने किया। तो ये इतिहास लेखन की तरफ आपका रुझान अचानक कैसे हो गया? मतलब अब अचानक का मैं नहीं कह सकता। कश्मीर मुझे बेहद परेशान कर रहा था और कश्मीर पे मुझे कुछ लिखना था। और ईमानदारी की बात बताऊं कि मैंने यही तय किया था कि 150-200 पेज का एक ट्रैक्ट लिखूंगा मैं। इससे ज्यादा मैंने कुछ सोचा नहीं था। लेकिन जब कश्मीरनामा पे काम शुरू किया, पढ़ता गया, लिखता गया, तो वो कब 500-600 पेज की किताब बन गई, कब उसने वो रूप ले लिया। अब मतलब ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन शायद उसने मुझसे उतना ही लिखवाया जितना मैंने उसको लिखा। और मजा आया, लोगों को भी पसंद आई किताब। और कई बार ये होता है ना कि आप नहीं समझ पाते हैं कि आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं। तो मुझे लगता है कश्मीरनामा लिखते हुए मैं भी समझ पाया कि नहीं, इतिहास लेखन मैं कर सकता हूँ। और इतिहास लेखन जरूरी है, जिस तरह का समय है उसमें उसका असर बहुत ज्यादा है। आपने देखा कश्मीरनामा का क्या असर हुआ,
किस तरह से हिंदी पट्टी में कश्मीरनामा को पढ़ा गया। और आज जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि कश्मीर के बारे में बहस करने से पहले कश्मीरनामा पढ़ के आइए या कश्मीर और कश्मीरी पंडित पढ़ के आइए। तो मुझे लगा उसकी भूमिका बहुत ज्यादा है और मजा भी आया मुझे, और शायद मेरा एक कैलिबर था कि मैं इतिहास ढंग से लिख पाया अभी तक। हालांकि आपने मुझे इतिहासकार कहा, इस पर मुझे हमेशा आपत्ति रहती है। मैं खुद को अभी इतिहास लेखक कहता हूँ, इतिहासकार जैसा कुछ कहना अपने लिए मुझे अजीब लगता है, क्योंकि इतिहास की जो प्रविधियां हैं, जो सिद्धांत है, वो मैं नहीं जानता बहुत ज्यादा। नहीं, इतिहास में एक समस्या और भी होती है कि वो हमेशा जो है वो बैलेंस करके नहीं लिखा जाता है। कहीं ना कहीं उसका में एक जाने अनजाने एक पक्ष ज्यादा आ जाता है और दूसरा पक्ष उसमें दब जाता है। आपकी जो किताब है वो बैलेंस किताब है। आप इसे सोशल हिस्ट्री कहेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री कहेंगे, कि ये लिटरेरी हिस्ट्री है? मतलब इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं तो क्यों मैंने तो इसे लिटरेरी हिस्ट्री के तौर पे पढ़ा, लेकिन उसमें जानकारी बहुत मिली। नहीं, लिटरेरी हिस्ट्री तो खैर कतई नहीं है वो, क्योंकि लिटरेचर पे बहुत कम है उसमें। बल्कि मेरे कई जानने वालों ने, कई दोस्तों ने जो मुझे साहित्यकार के रूप में जानते हैं, उन्होंने कहा कि तुमने साहित्य के साथ मतलब बेईमानी की है, साहित्य उसमें बहुत कम है। तो लिटरेरी हिस्ट्री तो कई कतई नहीं है। बाकी मैं क्या कहूंगा, पाठकों ने पढ़ा है, समीक्षकों ने कहा है, और ज्यादातर लोगों ने उसको सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री ही माना है, तो मैं भी उसको सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री मान रहा हूँ। हालांकि मैं जो लिखना चाहता हूँ, जो मुझे पसंद है पढ़ना, वो है पॉपुलर हिस्ट्री। तो मेरी कोशिश होती है पॉपुलर हिस्ट्री मतलब भाषा ऐसी हो कि ठस ना हो, लोग परेशान ना हो, किस्से कहानियां जो ऑथेंटिक हैं, जो पढ़ते हुए मुझे मिलते हैं, वो सारा कुछ लेके आऊं। तो वो सारा कुछ तो मैंने किया है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री ही कहा है, जिन लोगों ने इसकी समीक्षा की है, इस पर बातचीत की है। ये जो कश्मीर पे तो काफी कुछ लिखा गया है, और लेकिन आम लोगों को, आम पाठकों को उसकी बहुत सारी जानकारी नहीं है। उनको तो सिर्फ ये जानकारी होती है जो मीडिया में चर्चाएं की जाती हैं या सरकारें जो चर्चाएं करवाती हैं, उनके बारे में ही उनको जानकारी होती है। ये जैसे कि अगर हम थोड़ा सा बात करें कि इतिहास से ही बात करें, कि अगर मैं मतलब हरि सिंह से अगर हम बात करते हैं, तो जो समझौता हुआ था वहां पर, मुझे थोड़ा सा बताइए कि उस समझौता तो हरि सिंह के और भारत सरकार के बीच में हुआ, और एक तरह से मतलब आप विलय भी कह सकते हैं, लेकिन अभी उसको विलय शब्द बहुत माकूल नहीं कह सकते। वहां की जनता का क्या रुख रहा होगा उस समय जब हरि सिंह जो है वो भारत से जुड़ रहे होंगे? देखिए, एक तो जहां से आपने बात शुरू की कि कश्मीर पे बहुत ज्यादा किताबें हैं, तो ये भी एक ऐसा तथ्य है जो कहा बार बार जाता है, परखा नहीं जाता है। एक तो हिंदी में कश्मीर पे बहुत सारी किताबें नहीं है, लगभग नहीं है। मतलब हिंदी में जो आप विषय कह रहे हैं, उस विषय पर कोई किताब नहीं है हिंदी में। और दूसरा, अंग्रेजी में भी जो किताबें हैं, बहुत स्पेसिफिक किताबें हैं, एक एक पीरियड पर लिखी गई हैं, रिसर्च वर्क्स हैं और बाकी सारा कुछ है। तो एक पूरा कश्मीर का व्यू पाने के लिए वाकई किताबों की अभी भी कमी है। कश्मीरनामा में मैंने कोशिश की है, कश्मीरी पंडित में कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और किताबें कम से कम हिंदी में आनी चाहिए। हरि सिंह वाली जो आप बात कर रहे हैं, देखिए वो एक अजीब सा पीरियड था। हरि सिंह एक स्वतंत्र राजा थे, उनकी अमृतसर संधि उनके पुरखों ने की थी, गुलाब सिंह ने की थी, और वो ये मान के चल रहे थे कि एक बार अंग्रेज चले जाएंगे तो कश्मीर आजाद हो जाएगा। वो ना हिंदुस्तान से मिलना चाह रहे थे, ना पाकिस्तान से मिलना चाह रहे थे, स्टैंड स्टिल समझौते उन्होंने किए थे। तो अगर टेक्निकली देखें तो 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान एक आजाद देश था और कश्मीर भी एक आजाद देश था, और हरि सिंह की इच्छा थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों का सपोर्ट मिलता रहे और हम जो है पूरब का स्विट्जरलैंड बना लें। लेकिन हुआ क्या, आप जानते हैं कि कबायली आक्रमण हुआ। वो पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के रूप में आक्रमण किया, और राजा की जो पोजीशन थी वो बहुत खतरे में आ गई। उसको बचाने के लिए, कश्मीर को बचाने के लिए, कबायली आक्रमण का सामना करने के लिए एक ही तरीका था कि हिंदुस्तान से मदद ली जाए। और हिंदुस्तान में पंडित नेहरू इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि, और माउंटबेटन भी तैयार नहीं थे कि बिना किसी समझौते के या हिंदुस्तान में उसको शामिल किए बिना हिंदुस्तान वहां पर अपनी सेना भेजे। तो इन परिस्थितियों के तहत हरि सिंह ने समझौता किया। एक्सेशन कहते हैं उसका हिंदी में, ठीक ठीक अनुवाद मेरे भी समझ में नहीं आता। आप विलय भी कह सकते हैं, आप जुड़ना भी कह सकते हैं, जो आपको सूट करे। जनता का जहां तक सवाल है, तो जनता के जो सबसे बड़े नेता थे शेख अब्दुल्ला, वो उस समय जेल में थे। और आप जानते हैं कि इस एक्सेशन पे साइन करने के बाद सबसे पहले शेख अब्दुल्ला को छोड़ा गया।
और शेख अब्दुल्ला ने वहां के पंडितों, वहां के मुसलमानों, वहां के सिखों सबको साथ लेकर सबसे पहले वहां पर एक वो गठित किया, एक आप कह सकते हैं कि एक सेना जैसी गठित की, जिन्होंने तब तक कश्मीर की रक्षा करने की कोशिश की जब तक भारतीय सेना वहां पर पहुंच नहीं गई, और जब भारतीय सेना वहां पर पहुंची तो उसकी पूरी मदद की। तो इसलिए ये मानना कि जनता खिलाफ थी, ये मुझे बहुत सही नहीं लगता है। हमारे पास कोई पैमाना नहीं है नापने का, लेकिन सच्चाई यही है कि उस समय कश्मीरी जनता के सबसे बड़े नायक शेख अब्दुल्ला थे और वो हमारे साथ थे। तो ये तो चलिए ठीक है, लेकिन आपकी किताब की एक खासियत और है जो मुझे जिसने मतलब आकृष्ट किया है, वो ये है कि अगर मान लीजिए कि मैं आज कश्मीर के बारे में कुछ पढ़ना चाहूँ या कुछ लिखना चाहूँ, अगर मान लीजिए, तो वो एक रेफरेंस बुक का भी काम कर सकता है, क्योंकि उसमें आपने रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा दी हैं और पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड आपने बहुत सारे आलेखों का भी उसमें जिक्र किया है, और वो एक मतलब शोधार्थियों के लिए बहुत काम की चीज हो सकती है। उसमें आपने जो टाइटल लिखा हुआ है इतिहास और समकाल, तो क्या इसका सेकंड पार्ट भी लाने की योजना है आपकी? नहीं, पूरा हो गया, इतिहास भी आ गया, समकाल भी आ गया, अब दूसरा पार्ट क्यों आएगा? हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से संस्करण आ रहे हैं, तो हो सकता है 2-4 साल बाद मुझे उसको अच्छे से संशोधित करना पड़े, समकाल को शामिल करने के लिए बहुत कुछ जोड़ना पड़े। अगला संस्करण जो इसका आएगा, 6वां संस्करण आएगा, उसमें एक लंबा चैप्टर होगा 370 हटाने से के बाद से लेके अभी तक के समय का। तो ये चलता रहेगा, लेकिन अगली किताब क्यों आएगी? नहीं, आनी चाहिए। आप लिख भी सकते हैं, और परिघटनाएं जो बदल रही हैं उसके बाद हो सकता है 5 साल बाद आपके दिमाग में आए कि अब 5 साल बाद का अरविंद जी, 5 साल बाद का अरविंद जी अभी से क्या कहा जा सकता है? 5 साल बाद बिल्कुल हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि नए सिरे से लिखना पड़े, तो लिखा जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे कश्मीर पर आपने एक सम्यक किताब लिखी, लेकिन फिर उसके बाद से आपका कश्मीर और कश्मीरी पंडित पे जो किताब आई, तो मतलब आपको क्या कश्मीर नामा लिखने के बाद या उसके प्रकाशित होने के बाद आपको लगा कि कश्मीरी पंडितों के बारे में भी हमें अलग से लिखना चाहिए? हाँ, जब मैं कश्मीर नामा लिख भी रहा था, आप जानते हैं कि आज हर हिंदुस्तानी के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि 90 में जब कश्मीरी पंडित वहां से निकले तो आप क्या कर रहे थे, और एक सवाल होता है कि 90 में एग्जैक्टली हुआ क्या था। जो हमारे आपके जैसे लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि 90 में एग्जैक्टली हुआ क्यों था। तो मेरे पापा फिजिक्स के प्रोफेसर रहे, वो हमेशा कहते थे कि क्यों अपने आप में पूरा सवाल नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके पीछे के कारण क्या थे। तो मैं पूरे कश्मीरी इतिहास में तलाश रहा था, और मैं लगातार कश्मीर जाता रहता हूं। कश्मीरी पंडित भी मित्र हैं, मुसलमान भी मित्र हैं, उनके बीच में जो संबंध है, जो कश्मकश है, वो बहुत मजेदार है, उसको कहा नहीं जा सकता है। वो प्रेम भी बहुत है, लेकिन एक चिढ़ भी है, वो कुछ भी हो सकता है। जब आप अगर एक कश्मीरी पंडित और एक कश्मीरी मुसलमान के साथ बैठ के कभी ड्रिंक करें अगर रात को, तो 12 बजे रात को कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ के रो रहे हो गले मिलके, ये भी हो सकता है कि दोनों में ऊंची आवाज में लड़ाई हो जाए, ये सब मैंने देखा हुआ। तो वो जो रिश्ता उनके बीच में बना हुआ है, वो कश्मकश कैसे पैदा होती है, उसके ऐतिहासिक स्रोत क्या है, उस पूरे इतिहास से वो स्थितियां कैसे बनती हैं कि 90s में इतना बड़ा एक्सोडस होता है, या उसके पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं, या आज जो मानसिकता बनी है, ये तलाश मुझे करनी थी। और ये कश्मीरनामा लिखते लिखते मैंने तय कर लिया था कि इसको अलग से लिखा जाना चाहिए। अलग से लिखे बिना कश्मीरनामा के अंदर इन सारी चीजों को दे पाना संभव नहीं है। और फिर जब कश्मीरनामा आई तो बहुत लोगों ने ये सवाल किया भी कि 90 के एक्सोडस पे आपने बहुत कम लिखा है, या 90 के एक्सोडस को आपने वो महत्व दिया नहीं है। तो ये, और दूसरी बात ये कि कश्मीर यात्राओं में मैंने जो एक मजेदार चीज देखी, के बारे में यहाँ बात ही नहीं होती है, कि इतना सब हो जाने के बाद भी 800 से अधिक कश्मीरी पंडित परिवार आज भी कश्मीर घाटी में रह रहे हैं, जिनकी कोई बात ही नहीं होती। तो मेरे दिमाग में था कि मैं इनके ऊपर केंद्रित करूंगा, जो कश्मीरी पंडित आज भी कश्मीर में रह रहे हैं, पूरा इतिहास लिखूंगा, और वर्तमान जो है वो मैं इनके ऊपर भी केंद्रित करूंगा। तो वो काम मैंने किया, और अच्छा है, लोगों को काफी पसंद आई। 1 महीने में 3 संस्करण हो गए थे उसके। तो जैसे कि जोग्राफिकल कंडीशन में, मतलब जोग्राफिकल स्थिति में, भौगोलिक स्थिति में जो लोग रहते हैं, अब उनके जाति और धर्म हो जो भी हो, लेकिन उनका लगाव एक अपने भौगोलिक स्थिति से होता है। तो और वो भौगोलिक स्थिति ही एक बॉन्डिंग होती है। तो जैसे मतलब कश्मीरी, अगर हम जनता की बात करें, तो कश्मीरी में तो पंडित भी आ जाते हैं और मुसलमान भी आ जाते हैं।
बिल्कुल। और आप जैसे बता रहे हैं कि आपने देखा कि उनके अंदर एक प्रेम है, उनके अंदर जो सौहार्द है, तो ये एक गुस्सा भी है, सवाल। साथ में गुस्सा भी है, दोनों का एक दूसरे के प्रति। अच्छा, वो गुस्से का मतलब क्या है, मतलब मेन पॉइंट क्या है गुस्से का उनका? नहीं, कश्मीरी पंडितों को शिकायत है कि 90 में जब उनका एक्सोडस हुआ तो उनको रोकने के लिए जितनी कोशिश की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई। कश्मीरी मुसलमानों की अपनी शिकायतें, और सिर्फ 90 की बात नहीं है, ये बहुत पुराना है। चाहे 1931 का दंगा आप देखेंगे या बीच में और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, तो दोनों के बीच में एक कशमकश थी, और उस कशमकश की जड़ में नौकरियां थी, संसाधन थे, बहुत सारी चीजें थी। अब एक इंटरव्यू में तो बता पाना संभव नहीं है, किताब में मैंने बहुत डिटेल में दिया है। लेकिन कश्मीर की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी और जिस तरह से बाहरी लोगों का कब्जा था वहां पे, दोनों समुदायों के बीच में एक खास तरह की कशमकश पैदा हुई, वो लंबी चली, और उसी के चलते 90 के एकजुटस जैसी घटना हुई। वहां पर जैसे आपने दौरा किया और आप वहां गए, काफी दिनों तक आप रहे भी वहां पर। अभी आपने कहा कि रोजगार की जो समस्याएं हैं, तो रोजगार तो वहां अभी भी नहीं है, अभी भी वहां पर रोजगार के लिए लोग बाहर ही निकलते हैं, बल्कि कुछ हायर एजुकेशन के लिए भी अब तो मतलब कई सालों से बाहर ही निकल रहे हैं। हायर एजुकेशन की भी कोई अच्छी स्थिति वहां नहीं है। तो इस लिहाज से देखें तो वहां पर कश्मीरी मुसलमान भी माइग्रेट अक्सर करते रहते हैं, वहां से निकल के देश के विभिन्न प्रदेशों में जाते रहते हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि मतलब रोजगार का न होना, ये तो एक ऐसा नहीं है, ये हमारी एक मतलब हमने बनाया हुआ है कि वहां पे रोजगार नहीं है। बाहर कहाँ के नहीं जा रहे हैं? आप मुझे हिंदुस्तान का एक प्रदेश बताइए जहां से लोग बाहर नहीं जाते हैं नौकरियों के लिए और पढ़ाई के लिए। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ जाइए, कोई भी एक क्लास उठा लीजिए, उसमें आपको पूरे देश के लोग दिख जाएंगे। वो इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर आप रोजगार और आर्थिक स्तर पर देखेंगे तो कश्मीर जो है वो बहुत सारे स्टेट से अच्छी कंडीशन में है। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम बताई जाती है। प्रॉब्लम रोजगार में हिस्सेदारी की थी। आप मुझे बार बार उस क्वेश्चन पे ले जा रहे हैं। 1931 में जो ग्लांसी कमीशन बना था, या उस समय जो संघर्ष हुआ था, या उसके बाद कश्मीरी पंडितों ने जो रोटी आंदोलन किया था, वो इसलिए था क्योंकि मुसलमानों को नौकरियों में प्रवेश दिया जा रहा था और प्रवेश से वो नाराज थे। जिस तरह से हमारे यहाँ आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में कि जब दलितों को, पिछड़ों को नौकरियां दी गई या दी जा रही हैं आरक्षण के तहत, तो सवर्णों के बीच में एक खास तरह का गुस्सा और अपनी अथॉरिटी को लेके, क्योंकि नौकरियां जो होती हैं प्रतिनिधित्व का भी मामला होती हैं, तो वो आपस में नौकरियों को लेके वो संघर्ष वहां से था। उसमें आप देखते हैं एक विदेशी राजा था, मतलब हरि सिंह थे जो जम्मू के थे, और इसलिए आप देखते हैं कि क्लास 1 क्लास 2 पे तो पूरा कब्जा पंजाबियों का था, बाकी लोगों का था, डोगरों का था। क्लास 3 क्लास 4 की नौकरियां बची हुई थी जिसमें कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच में कशमकश था। और कश्मीरी पंडित एक ऐसी कौम रही है कि आप देखेंगे कि 1930 के शायद सेंसस में इनसे पूछा गया कि आपका पारिवारिक पेशा क्या है, तो इन्होंने कहा सरकारी नौकरी। खेती करते नहीं थे, खेती कर नहीं सकते थे, और कोई रोजगार था नहीं, तो सिर्फ सरकारी नौकरी करना चाहते थे। और जब सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रवेश शुरू हुआ तो निश्चित रूप से उनको दिक्कत आनी शुरू हुई। वो संघर्ष लंबा चला है। 1947 के बाद जब आजाद हो गए, शेख अब्दुल्ला बने या बाकी लोग बने, तो जाहिर तौर पर मुसलमानों की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, नौकरियों में आना शुरू हुए, तो वो संघर्ष और तीखा हुआ। तो ये संघर्ष नौकरियों का उतना नहीं है जितना सत्ता में प्रतिनिधित्व का है। लंबी बात है, इस पर बहुत लंबी बात की जा सकती है। नहीं, कश्मीर और कश्मीर नामा और कश्मीर पंडितों पे तो मैं इतना ही कह के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मैं देख रहा था तो बहुत सारा आपकी किताब की चर्चा हर जगह है। जहाँ इंटरनेट पे अशोक कुमार पांडे डालो तो वो कश्मीर ही आ जाता है, कश्मीर नामा, कश्मीरी पंडित। तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। मैं तो ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि एक लेखक का व्यक्तिगत अनुभव जो है उसके पीछे, मतलब जो आप कश्मीर गए, और जैसे कि मैं और भी लोगों को जानता हूं जो जैसे वो बाढ़ आई थी तो कुछ मतलब समाज सेवी संस्थाएं, कुछ छात्र वहां पर जाकर काम कर रहे थे, तो उनका भी यही कहना था कि जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें सुनाया जाता है, वैसी स्थिति वहां नहीं है। वहां पर मतलब
सामान्य हल प्रदेश में जैसे मान लीजिए लगभग जो स्थिति होती है, वहाँ 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 भी वही स्थिति है। सब मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, और आपदा में सब मिलजुल के काम करते हैं। उसमें ये नहीं रहता है कि कौन डूब रहा है तो उसे डूबने दो, कौन मर रहा है तो उसे मरने दो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो 8 यात्राएं की हैं और कश्मीर के लगभग हर कोने में गया हूं, तो बिल्कुल वो वैसा ही है। अगर बाहरी हस्तक्षेप को और सेना को हटा दीजिए तो वो वैसा ही स्टेट है जैसे बाकी स्टेट होते हैं। लोग उतने ही अच्छे हैं, उतने ही बुरे हैं। एक सवाल आखिरी, उसके बाद से फिर हम जरा आपकी बाकी नई किताब के बारे में बात करेंगे। कि एक तो यह है कि कश्मीरी पंडितों के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, और बहुत भावुक और बहुत संवेदनशील बातें होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो 30-32 साल हो गए हैं। तो 30-32 साल के बाद क्या वो लोग वहां लौटना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, कि सिर्फ ये एक एजेंडा है? देखिए, हो सकता है कि ये सिर्फ एक एजेंडा हो, मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो लौटना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, निश्चित रूप से वो बाहर आके 30 साल हो गया बसे हुए, बच्चे यहाँ पढ़ लिख लिए, यहाँ पर नौकरियां हैं, घर बनवा लिए, तो जरूरी नहीं है कि सब लौट जाएं। मैं अपने घर से बाहर निकले हुए मुझे भी 30 साल हो गए, मैं जरूरी नहीं है कि लौट के अपने घर जाऊं। हो सकता है मैं दिल्ली में ही बस जाऊं, यहीं पर जाऊं, ये सामान्य सी बात है। लेकिन एक घर है मेरा, एक गांव है मेरा, एक घर है मेरा, जहां मैं कभी भी जा सकता हूं, जहां मैं गर्मियों की छुट्टियों में जा सकता हूं। उसका ना होना अपने आप में दुखद है। तो वो लौटना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, बहुत ज्यादा मैं इस तरह के सवालों में नहीं पड़ता हूं। इसके बावजूद उनका ये हक है। लौटने का मतलब यहाँ दूसरा है। लौटने का मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं भी अपने गांव जाता हूँ, तो वो गांव जाना लौटना नहीं होता है। वहां पर हमें, हमारी चूंकि जड़ें हैं, इसलिए हम कभी कभार चले जाते हैं। एग्जैक्टली, मैं वही बात कह रहा था कि लौट वहां कम से कम यहाँ लौटने का मतलब बसाने की बात, मतलब जो आमतौर पर ठीक है। मैं वही बात कह रहा था कि एक तो कश्मीरी पंडित कोई मोनोलिथ नहीं है। ऐसे भी हैं जो दिल्ली में, बंबई में, लंदन में, अमेरिका में रह रहे हैं। तो ऐसे भी हैं जो जम्मू में आज भी 2 कमरे का जो उनको क्वार्टर मिला था उसमें रह रहे हैं। इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए कि आज भी बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जो छोटी जगहों पर रह रहे हैं, और उनमें से जो उन कैंप्स में रह रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे हैं जो लौटना चाहते हैं। सवाल यह है कि ऐसी स्थितियां क्यों नहीं बननी चाहिए कि जो लौटना चाहे कम से कम वो लौट सके, जो ना लौटना चाहे वो अपने गांवों के घरों को इतना रेनोवेट करा सके कि गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों को ले जाके 15 दिन रह सके। ये उनका हक है, उनकी जमीन है और उनका हक है। अगर उनका एक घर था जिसको उन्होंने बेचा नहीं है, जो टूटा फूटा, सैकड़ों घर, आप जब गांव में जाएंगे तो कश्मीरी पंडितों के सैकड़ों घर आपको पुराने मिल जाएंगे जिनमें ताला लगा हुआ है। कोई बूढ़ा आदमी है जो उस समय निकला था, वो आता है साल 2 साल पे एक बार, ताला खोलता है, पड़ोसियों से मिलता है, फिर 2 दिन रुक के चला जाता है। तो उनको कम से कम ये सुरक्षा और ये हक तो, ये सुरक्षा और ये सुविधा तो उनका हक है कि वो जब चाहे वहां जाकर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने वैसे ही रह सके जैसे तमाम सारे कश्मीरी मुसलमान जो बाहर रहते हैं वो जाकर वहां पर रहते हैं अपने त्योहार में और बाकी सारी जगहों पे। तो मुझे लगता है कि उसको, मतलब कश्मीरी पंडितों को लेके मेरे पे 100 सवाल है, लेकिन उसको ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए। उनकी जो प्रॉब्लम है, उनका जो दुख है, उसको छोटा करके नहीं देखना चाहिए। वो बहुत बड़ा दुख है। आज अगर मैं 2-2 साल, 3-3 साल घर नहीं जाता हूं, लेकिन अगर मेरा घर ना रहे, वो अगर मुझे घर जाने में डर लगे, तो वो एक बिल्कुल अलग मसला है। मुझे हमेशा पता है कि जिस दिन मेरा मन होगा मैं ट्रेन में बैठूंगा और अपने घर पहुंच जाऊंगा। ये सुविधा कश्मीरी पंडितों के पास भी होनी चाहिए, और जो लौटकर वहां बसना चाहते हैं उनको वहां बसने के लिए पूरी सुविधा और सुरक्षा दी जानी चाहिए। और मैं ईमानदारी से बताऊं कि इसमें वहां के मुसलमान उनको रोकने के लिए उतना जिम्मेदार नहीं है जितना ये मीडिया और सबको मिलकर जो हमने बवाल बना दिया है वो जिम्मेदार है। और इसी लिहाज से अगर देखें तो वहां पर जो फैमिली जिन्होंने वहां से पलायन नहीं किया, मतलब माइग्रेट नहीं किया, वहीं रह गए हैं वो लोग ठीक ठाक हैं, मतलब सुखी हैं, खुश हैं, वहां पर रह रहे हैं, उनको कोई परेशानी हाँ, नहीं सुखी है। हैं, लेकिन उनकी अपनी परेशानियां हैं, बहुत मिनिस्क्यूल होने की। अब जैसे एक परेशानी जो सोचने में भी नहीं आएगी जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे। घर में लड़की की शादी करनी है, कोई रिश्तेदारी नहीं है अगल बगल, कोई अहमदाबाद जाके बस गया, कोई कहीं जाके। तो एक कम्युनिटी के रूप में देखिए, उस कम्युनिटी का सबसे बड़ा बॉन्डेज क्या था? कॉमन संस्कृति और कॉमन भाषा। तो कॉमन भाषा तो अगल बगल के कश्मीरी मुसलमानों के साथ मिल जाती है, लेकिन जो जो कॉमन संस्कृति अपनी थी, जिसमें त्योहारों को मनाते थे, शादी ब्याह करते थे, चूंकि लोग चले गए हैं, 801 कुल मिला के परिवार है, वो भी 70-72 जगहों पे अलग अलग रहते हैं। 8-10 परिवार से ज्यादा आपको कहीं एक जगह मिलते नहीं है। तो वो जो कम्युनिटी वाली फीलिंग थी, वो कम्युनिटी वाली फीलिंग खत्म हो रही है।
वो एक परेशानी की बात है। इसके अलावा आर्थिक समस्याएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, जिनके पास कोई और रोजगार नहीं है, उनकी अपनी समस्याएं हैं, मैंने लिखी भी हैं, और उसके अलावा भी उनकी अपनी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है, लेकिन जो मतलब सुरक्षा कोई खतरा नहीं है। ये तो आप किसी से भी बात करेंगे तो कहेगा कश्मीरी पंडित के लिए सुरक्षा कोई बड़ा खतरा नहीं है। वो उतना ही बड़ा खतरा जितना उसके पड़ोस के मुसलमान के लिए। अच्छा, चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि आपकी जो अभी हालांकि इसकी चर्चा होने भी लगी है, आप गांधी पर एक किताब लिख रहे हैं, और खास करके गांधी के लिख चुका हूं। हाँ, मतलब लिख चुके हैं, वो शायद प्रकाशक को आपने दे भी दिया, वो तो मैं जानता हूँ। बिल्कुल। तो लेकिन और लोग भी होंगे जिनको ये थोड़ा सा मैं उसके बैकग्राउंड में ले जाना चाह रहा हूँ। तो और खास करके गांधी के जो आखिरी साल है उस पर आपने शायद ज्यादा फोकस किया हुआ है, कि गांधी के जो हत्या के बारे में। तो थोड़ा आप बताइए कि ये इसके पीछे भी आप का वही इंटरेस्ट था गांधी के बारे में लोगों को बताने का, या और कोई वजह थी? वजह का मुझे पता नहीं। गोडसे की किताब है, मैंने गांधी वध क्यों किया, वाई आई किल्ड गांधी, जो गोडसे ने बयान दिया था, उस बयान को किताब बना के किया गया। बाद में गोपाल गोडसे ने उसको लेके और उस पर लिखा विखा सारा कुछ किया। तो अब उस पर कहीं बहस चल रही थी, तो एकदम से मुझे सूझा कि यार इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। तो जो मैंने किताब का नाम, ये पहली किताब है जिसका नाम पहले सोचा और लिखना बाद में शुरू किया। तो इसका नाम मैंने तय किया, उसने गांधी को क्यों मारा। लेकिन यह बताऊं कि यह केवल गांधी हत्या पर केंद्रित किताब नहीं है। गांधी पर पहला हमला हुआ था जब वो अफ्रीका दूसरी बार जा रहे थे, और आखिरी हमला 30 जनवरी 1948 को हुआ जब वो मार दिए गए। तो इन दो हमलों के बीच में 7 हमले कुल हुए हैं। इन 2 हमलों के बीच में गांधी का पूरा वैचारिक और निजी जीवन है। तो मेरी जो कोशिश है वो पूरे कोशिश थी वो इस पूरी गांधी की पॉलिटिकल और दार्शनिक यात्रा को दर्ज करना, और उस दार्शनिक यात्रा के चलते जो दूसरा पक्ष था जो गांधी के खिलाफ था, उसके अंदर कैसे कैसे असुविधाएं पैदा हुई, उस असुविधाओं पर उसने कैसे रिएक्ट किया, गांधी को हमला किया और फाइनली गांधी की हत्या की। तो दरअसल ये उसने गांधी को क्यों मारा, जो गांधी का हत्यारा पक्ष है, जो गांधी का हत्या करने वाला पक्ष है, उसकी पूरी वैचारिक यात्रा गांधी की अपनी वैचारिक यात्रा के पैरेलल है। और हाँ, एक बात जरूर है कि गांधी हत्या का आर्काइव और गांधी हत्या के बाद जो फैसला आया था, उसके बाद जो आप जानते हैं कपूर आयोग बना था, कपूर आयोग की लंबी जांच, वो जांच रिपोर्ट है, वो दोनों रिपोर्ट्स मुझे मिली। तो उन रिपोर्ट्स के आधार पर गांधी हत्या की जो पूरी साजिश है, उस साजिश का मैंने खुलासा करने की कोशिश की है। और साथ में गोडसे ने कोर्ट में जितने सवाल गांधी के ऊपर उठाए थे, उसका तुर्की ब तुर्की जवाब देने की कोशिश की है। 3 खंडों में यह किताब है और 2 अक्टूबर को आ जाएगी। एक किताब को 3 खंडों में मैंने बांटा है और ये तीनों चीजें हैं उसमें। तो इसमें हालांकि वो किताब आने के बाद तो लोग पढ़ेंगे ही, इसमें जो खास बात आपको नजर आई, मतलब जो आप जब मैटर इसका इकट्ठा कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर, तो खास बात जो नजर आई वो मतलब क्या नजर आई? क्योंकि किसी की हत्या कर देने के बाद, हत्या करने के बाद विचार तो मरते नहीं है, तो बल्कि उन विचारों को लेकर के कई बार और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है लोगों का। तो आपने क्या पाया, मतलब इसके पीछे क्या कारण रहा होगा कि गांधी की हत्या के लिए बहुत पहले से ही प्रयास किया जा रहा था? सबसे बड़ी बात यही थी, देखिए कि हिंदुस्तान में आप देखते हैं कि 1857 के बाद ही अंग्रेजों ने कोशिश शुरू कर दी थी बांटो और राज करो की। और इस कोशिश में उसके लिए सबसे शानदार बंटवारा जो था वो हिंदू और मुसलमान का बंटवारा था। आप देखते हैं कि जिन्ना के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग खड़ी होती है, वो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा, हालांकि कांग्रेस को उससे ज्यादा वोट मुसलमानों के मिलते थे, फिर भी कांग्रेस को अपने को मुसलमानों का रहनुमा साबित करने में वो लगभग सफल हो गई थी और अंग्रेजों ने पूरा साथ दिया उसका। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि बड़ी पार्टी थी, गांधी खुद हिंदू थे और गांधी मतलब एक धार्मिक व्यक्ति थे, तो हिंदू जो जनता थी उस जमाने की, जो हमारे पुरखे थे, वो गांधी के साथ खड़े हुए।
तो एक बड़ी कुंठा उन लोगों के अंदर पैदा हुई जो हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को एक करना चाहते थे, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बाकायदा ये प्रस्ताव दिया कि आप विभाजन कर लीजिए, जिन्ना को पाकिस्तान दे दीजिए, जो जो दो मतलब दो राष्ट्रों के सिद्धांत के जो उतने ही समर्थक थे जितना जिन्ना समर्थक था। उन लोगों को लगातार ये दिक्कत गांधी से रही कि इनकी वजह से जो हिंदू है वो हमारे साथ खड़ा नहीं होता है, वो एक सेकुलर समाजवादी देश की तरफ जा रहा है। वरना अगर ये देश सीधे हिंदू और मुस्लिम में बंटता तो मुसलमान जिना के साथ जाते, हिंदू हमारे साथ जाते और हमारी सत्ता बन जाती। इसने एक कुंठा पैदा की, इसने एक चिढ़ पैदा की, इसने एक घृणा पैदा की गांधी के प्रति। आपको एक बहुत मजेदार बात बता के मैं इसको खत्म करूं कि आप देखिए कि हिंदुत्ववादी लोगों ने किसी बड़े मुस्लिम नेता की हत्या नहीं की, न जिना की हत्या की, न किसी और मुस्लिम नेता की हत्या की, उन्होंने गांधी की हत्या की। मुस्लिम लीगियों ने आप देखेंगे कि किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या नहीं की, लेकिन ढेर सारे बड़े मुस्लिम नेताओं की हत्या की जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। यानी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले जिना के लिए भी दुश्मन थे, जो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे वो जिना के दुश्मन थे, और जो हिंदू हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, चाहे वो पटेल हो, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी हो, वो सावरकर एंड पार्टी के लिए अपने दुश्मन थे। उस कुंठा में गांधी की हत्या की गई। अच्छा, तो उस हत्या के बाद से मतलब काफी उनको कोई फायदा तो हुआ नहीं शुरू के दिनों में। अब इतिहास में फायदे और नुकसान 2-4 सालों में तो नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि आज तो कम से कम सावरकर को हीरो की तरह, गोडसे को हीरो की तरह पेश करने वाले लोगों की कमी नहीं है। लेकिन तो गांधी को मानने वालों की भी संख्या बढ़ रही है, एकदम बढ़ रही है। और आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में विभाजन के बाद, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में विभाजन के बाद जो हिंसा हो रही थी, गांधी की हत्या के बाद वो हिंसा खत्म हो गई। एक आदमी ने अपना बलिदान देके लाखों लोगों की जान बचा ली। तो वो तो है ही, गांधी की वैचारिक ताकत तो है ही। एक सवाल और, आज के समय में क्योंकि आप अब इतिहास लेखक भी हो गए हैं, मैं इतिहासकार नहीं कहूंगा, इतिहास लेखक भी हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताइए कि आज के समय में, एक काल्पनिक सवाल है कि आज के समय में अगर गांधी होते तो वो उनकी क्या भूमिका होती इस समय? अब इसमें अन्ना हजारे से हम कंपेयर नहीं करेंगे। नहीं, अन्ना वन्ना हजारे से किसी से भी कंपेयर तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व इस तरह से दोबारा आएगा तो वो कॉमेडी बन जाएगा, तो ऐसे तो कभी होता नहीं। आज गांधी होते तो 21वीं सदी के गांधी होते, बहुत सारी चीजें जो उस समय वो कह रहे थे उससे आगे बढ़े होते। गांधी का देखिए 3 चीजें हैं जो गांधी के जीवन में कभी नहीं बदली, बाकी उनकी टैक्टिक्स बदलती रही। अहिंसा पर उनका अदम्य विश्वास कभी नहीं बदला, हिंदू मुस्लिम एकता पर उनका अदम्य विश्वास कभी नहीं बदला, और अछूत उद्धार वाला जो मामला था, मतलब जातीय जो भेदभाव था उसको खत्म करने का, छुआछूत खत्म करने का, ये 3 ऐसी चीजें थी गांधी की जो कभी नहीं बदली। तो आज जब ऐसी दक्षिणपंथी ताकतें हमारे सामने हैं जो अहिंसा की जगह हिंसा की पुजारी हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की जगह सांप्रदायिकता के पुजारी हैं, जो दलितों और स्त्रियों और बाकी सबके दमन की हामी हैं, तो गांधी होते तो क्या कर रहे होते? गांधी होते तो इनके खिलाफ लड़ रहे होते पूरी ताकत के साथ। उनका सत्याग्रह का जो हथियार था, उनका जो अहिंसा का हथियार था, वो अब तक और ज्यादा वो घिस चुके होते, और ज्यादा सान आ चुकी होती उस पर, और वो लड़ रहे होते। एक सवाल जो कई बार मैं भी उससे काफी परेशान रहा हूं और लोग भी कई बार ये कहते रहते हैं, महात्मा गांधी ने एक बार ये कहा था कि आजादी हो गई, अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। इसके पीछे क्या उनकी मंशा रही होगी? ये एक लेवल समझ लेना चाहिए कि ये बात अपनी हत्या के 2 दिन पहले उन्होंने करनी शुरू की थी, और वो एक प्रस्ताव लिख रहे थे। वो कांग्रेस के लिए एक प्रस्ताव लिख रहे थे कि नई कांग्रेस पार्टी कैसे होगी, वो पढ़ना चाहिए। वो उनके कंप्लीट वर्क्स में जो आखिरी खंड है उसमें है कि उसमें वो क्या क्या प्रपोजल दे रहे थे। और ठीक उसी समय नेहरू और पटेल के बीच में जो भी गलतफहमियां थी, जिसके चल रहे थे कि पटेल को सरकार से निकाल दिया जाना चाहिए या पटेल को इस्तीफा दे दिया चाहिए, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। और फाइनली अपनी हत्या के दिन जब पटेल आए और गए, उसके बीच में गांधी की हत्या हुई। तो पटेल जब उनसे मिलके गए हैं, जो आखिरी मुलाकात थी, उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि नहीं, तुम और जवाहर मिलके सरकार चलाओगे, तुमको बाहर नहीं जाना है।
तो अगर वो कांग्रेस के उस तरह से खत्म करने की बात कर रहे होते तो पटेल और जवाहर को मिलकर सरकार चलाने की सलाह क्यों दे रहे होते? दरअसल कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सरकारें बनी थी स्टेट में, और उनकी तमाम सारी शिकायतें आ रही थी, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये आरोप लगे कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और भी सारी शिकायतें आ रही थी। तो कांग्रेस को फिर से रिवाइटलाइज करने के लिए, कांग्रेस जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी उसको सत्ता सत्ता चलाने के अनुरूप एक पार्टी बनाने के लिए, एक नैतिक रूप से समृद्ध पार्टी बनाने के लिए गांधी नई गाइडलाइंस लिख रहे थे। वो गाइडलाइंस पूरी लिखी जाती, आती, बहस होती, तो शायद कांग्रेस एक नए रूप में गांधी कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश करते। लेकिन गांधी को तो मार दिया गया, तो इसका मौका ही नहीं मिला। कहीं क्या इसके पीछे मतलब उनकी कहीं मंशा ये भी शायद रही हो, अब सच तो नहीं कहा जा सकता, कि वो कांग्रेस, अब जैसे आपने कहा कि कांग्रेस को एक नई भूमिका में लाना चाह रहे थे, तो वो सरकार के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप कांग्रेस की तरफ से डलवाना चाह रहे थे, एक नई भूमिका कोई? हाँ, सरकार नहीं कहूंगा, सरकारों के। और देखिए गांधी के बारे में बहुत शायद नहीं है। गांधी के एक एक दिन की कार्रवाई, एक एक चिट्ठी, एक एक नोट सब लिखित में है। आप जो उनका जो कंप्लीट वर्क है उसको आप जाएं, और आखिरी जो 91वां खंड आखिरी उसका है, अगर उसके आखिरी 100 पेज पढ़ लें तो गांधी के मन में क्या चल रहा था, गांधी क्या सोच रहे थे, वो बिल्कुल क्लियर। और गांधी दो चीजों से परेशान थे, एक तो कांग्रेस के अंदर जो सांप्रदायिक ताकतों की मजबूती बढ़ रही थी, और दूसरा जो कांग्रेसी लोगों के भीतर भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। और इन दोनों को अंकुश लगाने के लिए वो लगातार तरीके सोच रहे थे। और ये जो बार बार कहा जाता है कांग्रेस को खत्म करने की बात कर रहे थे, वो जो प्रस्ताव लिखे थे वो भी उसी का हिस्सा था। तो निश्चित रूप से मतलब जिस तरह का स्वराज्य वो चाहते थे, उस तरह का स्वराज्य बनाने के लिए अगर वो जिंदा होते तो कांग्रेस तो अपनी तरह से प्रेशर तो बनाते ही, कोई सुनता या नहीं सुनता, बहुत सारी बातें उनकी नहीं भी सुनी गई। एक प्यारा लेखक हम लोगों का और हम लोगों के बीच का इतिहास लेखन की तरफ मुड़ गया है, तो हमारे कवि और कहानीकार का क्या होगा? मैं शुरू से मतलब आप अगर देखेंगे तो मेरी जो पहली किताब थी वो कोई कविता संकलन नहीं था, वो शोषण के अभयारण्य थी जो अर्थव्यवस्था पर थी। उसके बाद जो मेरी दूसरी किताब आई वो मार्क्स जीवन और विचार आई, जो मार्क्स की जीवनी थी और मार्क्सवाद पे थी। तीसरा जाके मेरा कविता संकलन आया, और कहानी संकलन तो अभी पिछले साल आया है। तो मैं शुरू से कविता कहानी के साथ बाकी सारी चीजें करता रहा हूं। हाँ, ये ठीक बात है कि इतिहास में जिस तरह से मैं कविता कहानी छूट गई है, लोग बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, नए नए लोग आ गए हैं, बहुत सुंदर कविताएं लिख रहे हैं, बहुत अच्छी कहानियां लिखी जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी में कविता कहानी की दुनिया को मेरी कोई कमी महसूस होगी। नहीं, लेकिन हर कवि और हर लेखक अपनी एक अलग पहचान के साथ साहित्य में उतरता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब आप ये देखिए कि इतिहास भी तो कोई नहीं लिख रहा था हिंदी में। इतिहास में भी कहाँ चीजें लिखी जा रही थी, अंग्रेजी से या तो अनुवाद हो रहे थे और या रिसर्च वर्क छप रहे थे। मतलब इतिहास भी कोई उस तरह से पॉपुलर हिस्ट्री तो कोई पॉपुलर इतिहास तो नहीं लिखा, पॉपुलर इतिहास तो उस तरह से लिखा नहीं गया। हमारे इंडिया में तो ये ट्रेंड भी नहीं है कि पॉपुलर इतिहास लिखा जाए। इतिहास कार लोग हैं, अंग्रेजी में है, गुहा ने लिखा है और भी लोगों ने, हिंदुस्तानी लोगों ने लिखा है। मुगल हिस्ट्री पे कई सारी पॉपुलर किताबें इधर आई हैं, लेकिन हिंदी में नहीं है। तो चलिए मैं एक काम यही कर लेता हूँ, ये भी मतलब काम की चीज है। हाँ, मैं हिंदी की ही बात कर रहा हूँ। तो हिंदी में पॉपुलर इतिहास लगे, ये बड़ा काम है। और ये नहीं है। प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा लिखते रहे हैं लगातार, लेकिन कोई वजह ऐसी रही कि उनके काम का काम बहुत सामने मतलब नहीं लाया गया, बहुत प्रचार उसका नहीं हुआ। एक तो बड़े प्रकाशकों के यहाँ से वो नहीं छपे, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। तो अब मेरी एक ये भी कोशिश है कि प्रोफेसर वर्मा की कुछ अच्छी किताबें कुछ अच्छे प्रकाशकों से आ जाएं, क्योंकि वो इतिहासकार हैं, वो बड़े विद्वान हैं, और उनका लिखा अगर सामने आएगा तो वो ज्यादा काम आएगा। हम लोग तो पढ़ के लिख रहे हैं, इतिहास बोध इतिहासकार है। इतिहास बोध पत्रिका भी बिल्कुल इतिहास बोध निकालते रहते हैं, ढेर सारी बुकलेट्स है उनकी। एक किताब मैं बार बार कहता हूँ लोगों को पढ़ने को, भारत की जनकथा, अद्भुत किताब है वो। लेकिन अब वही है कि जिस तरह के प्रकाशक से छपी वो किताब बहुत उपलब्ध नहीं है, बहुत प्रचार नहीं होता है, इसलिए लोग जानते नहीं है। उस लिहाज से अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू का जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो भी तो एक पॉपुलर ही माना जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन वो भी मूलतः अंग्रेजी में ही है, हिंदी में तो नहीं है ना वो। चलिए, आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा, और बहुत शुक्रिया। काफी कुछ हमारे दोस्तों को भी सीखने और समझने को मिला होगा, और मुझे तो खैर आनंद आया ही। और क्योंकि आपकी दोनों किताबें मुझे बहुत
पसंद हैं। और कश्मीर नामा के बाद, कश्मीर नामा थोड़ा देर से मैंने लिया, लेकिन ये है कि जब कश्मीर और कश्मीरी पंडित पे जो किताब आई तो वो मैंने तुरंत मंगा लिया था। बाद में मुझे पता चला कि उसमें तो डिस्काउंट भी बाद में हो गया, लेकिन मैंने पहले ही मंगा लिया था। तो और मैं उस पर कुछ लिखना चाह रहा था, लेकिन चलिए इसी बहाने आपसे बात हो गई और काफी अच्छा लगा। और आपने लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जरूर लिखिए अगर लिखना चाहते हैं, अगर आपको इस लायक लगे तो जरूर। हाँ, मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि काफी कुछ तो यहाँ पर मैंने बात की, लेकिन लिखूंगा उस पर जरूर, ये मेरी मंशा है। बिल्कुल। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बातचीत बहुत अच्छी शुक्रिया, मुझे भी बहुत मजा आया बात करके। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, बहुत शुक्रिया। नमस्कार।